हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स में स्पीकिंग। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में जो 12th क्लास का आपको सदिश बीजगणित पढ़ा रहे थे, तो सदिश बीजगणित की जिस बुक से पढ़ा रहे थे पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, फिर एग्जाम्पल कराना है। तो देखिए ये कुछ एग्जाम्पल हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, इनमें से कुछ हम आपको करा चुके हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल करा चुके हैं, तो ये एग्जाम्पल आपको कराने जा रहे हैं। देखिएगा वीडियो को थोड़ा सा दिखा देते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हम आपको कराएंगे, तो आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिएगा पहले दिखा देते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। देखिएगा थोड़ा सा कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसमें से। जैसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ये देखिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं को निरूपित करते हैं, तो सिद्ध करना है। ये जो सेकंड एग्जाम्पल है ये एक्सरसाइज में था। एक्सरसाइज में ये 3ac वेक्टर एक्सरसाइज का 14 नंबर था शायद, ये करा चुके हैं। ये थर्ड, ये तो दूसरे वीडियो में बताया था, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। ये फोर्थ वाला करवाएंगे, सॉरी फोर्थ, ये है फोर्थ, ये फोर्थ एग्जाम्पल करवाएंगे आपको, और ये फिफ्थ कराएंगे। ये इम्पॉर्टेंट भी है फिफ्थ वाला। शीर्षों से माध्यिकाओं से निरूपित सदिशों का योग शून्य होता है। इसके बाद ये 6 ये कराएंगे। और देख लेते हैं जो 7th वाला एग्जाम्पल है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट, ये कराएंगे। दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आदि व समांतर होती है। देखिएगा ये थ्योरम थी 9th क्लास की, लेकिन वेक्टर से सदिश से कैसे प्रूव कराएंगे। तो हमने आपको सारे क्वेश्चन वीडियो दिखाए जो आपको कराने हैं। पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें बोला गया है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं को निरूपित करते हैं। चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं को निरूपित करते हैं। देखिए ये कोई भी चतुर्भुज है। देखिए इस चतुर्भुज का कोई नाम नहीं दिया गया है, इस चतुर्भुज का कोई नाम नहीं दिया गया है कि समचतुर्भुज है, कि समांतर चतुर्भुज है, कि आयत है, कि वर्ग है, कोई भी किसी भी टाइप का चतुर्भुज है। इसमें क्रमागत भुजाएं, क्रमागत भुजाओं देखिए जैसे ए बी सी डी, तो क्रमागत का मतलब हो गया क्रम से ली गई। जैसे मान लो क्रमागत में से उसमें बोला गया ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर एक चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं को निरूपित करते हैं। एक चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं को निरूपित करते हैं। तो मान लो ये ए वेक्टर इस भुजा को निरूपित करता है, बी वेक्टर बीसी भुजा से निरूपित है, सी वेक्टर सीडी से निरूपित है, और डी वेक्टर डीए से निरूपित है। तो कहा गया सिद्ध करना है। देखिए एक बहुत छोटा सवाल है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इसकी वैल्यू 0 सिद्ध करनी है। देखिए क्वेश्चन के बारे में फिर से बताते हैं। उसमें बोला गया है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर एक चतुर्भुज, चतुर्भुज किसी भी वैरायटी का हो सकता है, पर्टिकुलर उसका कोई नाम नहीं है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर एक चतुर्भुज की क्रमागत भुजा, क्रमागत मतलब क्रम से ली गई है। जैसे ए बी भुजा ए वेक्टर से निरूपित, बी वेक्टर किसको निरूपित करता है, बी सी भुजा को, सी वेक्टर किसको निरूपित करता है, सी डी भुजा को, डी वेक्टर किसको निरूपित करता है, डी ए क्रमागत बोला गया। तो इसका आंसर 0 लाना। चलिए समझिएगा, देखिए कैसे 0 आएगा। तो ए वेक्टर की जगह लिख दिया जाए ए बी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर किसको निरूपित करता है, ए बी भुजा को, बी वेक्टर बी सी वेक्टर, बी वेक्टर बी सी वेक्टर हो जाएगा, सी वेक्टर सी डी वेक्टर हो जाएगा, और डी वेक्टर डी ए वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से जुड़ेंगे। कैसे? ऐसे देखो लग रहा है कि जो ए बी वेक्टर है बी सी का पीछा कर रहा है, तो जुड़ करके क्या बनाएंगे, ए सी वेक्टर। देखो ये बी हेड है और ये बी टेल है, ए बी में से जो बी है ये हेड है, और बी सी में से जो बी है वो टेल है। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी प्लस बी सी जुड़ जाएंगे।
सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से जुड़ेंगे, बी से डी हटा करके देखेंगे तो आएगा ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर। देखिए ये दोनों भी जुड़ जाएंगे सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। देखो ए सी वेक्टर ऐसा लग रहा है सी डी वेक्टर का पीछा कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो ए सी वेक्टर है, ये जो ए सी वेक्टर है सी डी का पीछा कर रहा है। देखो ए सी में से जो सी है वो हेड है और सी डी में से जो सी है वो टेल है। ए सी में से जो सी है वो हेड है और सी डी में से जो सी है टेल है। जुड़ेंगे तो सी से सी हटा दो, क्या बनेगा ए डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर। अब देखिए ए डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर, ए डी ए से डी की तरफ होगा, डी ए डी से ए की तरफ होगा, ए डी ए से डी की तरफ डायरेक्शन होगी, डी ए डी से ए की तरफ होगी। तो इसको भी डी ए बना दिया जाए, इसको भी डी ए जो ए डी वेक्टर है, क्योंकि देखिए फिगर तो डी ए वेक्टर है, जो ए डी वेक्टर इनको जोड़ने से ए डी वेक्टर बन गया, लेकिन फिगर में क्या है डी ए वेक्टर, तो इसको डी ए वेक्टर बना दिया जाए। तो डी इसकी जगह डी ए वेक्टर कैसे आएगा माइनस डी ए वेक्टर, जो ए डी वेक्टर है इसकी जगह माइनस डी ए वेक्टर आएगा ऋण सदिश। क्या बन जाएगा ऋण सदिश। ऋण सदिश में क्या होता है दो सदिशों के परिमाण समान होते हैं लेकिन दिशा विपरीत होती है। दो सदिशों के परिमाण समान होंगे लेकिन दिशा विपरीत होगी। तो आप देखिए जो लंबाई परिमाण समान होने का मतलब यहाँ पर जो लंबाई ए डी की होगी वही लंबाई डी ए की होगी, जो लंबाई ए डी की होगी वही लंबाई डी ए की होगी, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, डिफरेंट है। ए डी में से डायरेक्शन ए से डी की तरफ जा रही है, डी ए में से डी ए की तरफ, डी से ए की तरफ है क्या डी ए, तो ए डी को भी हमने क्या बना दिया डी ए। डी ए जब ए डी को बनाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कैसे, तो आप बताओगे ऋण सदिश, ये ऋण सदिश, और ये हो जाएगा प्लस डी ए वेक्टर। अब देखिए ये दोनों कैंसिल, ये आंसर कितना आ गया 0। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा हम आपको बता चुके हैं। तीसरे में मध्य बिंदु का स्थिति सदिश पूछा गया है। मध्य बिंदु की स्थिति सदिश के बारे में हम आपको पीछे वैसे बताए थे दूसरे वाले वीडियो में। मध्य, क्योंकि इसमें बोला गया ए का स्थिति सदिश ए वेक्टर है, बी का बी वेक्टर है, तो कहा गया ए बी के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकालो। देखिए अच्छा इसे प्रूवमेंट टाइप है, चलिए बहुत ये इसका प्रूवमेंट वैसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, जैसे पिछले वीडियो में, आप पिछले वीडियो देखिएगा, पिछले वीडियो में जैसे हमने आपको बताया था ए डी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर बाई 2, उससे भी कर सकते हैं, ना भी करें कोई जरूर नहीं है। फोर्थ बताते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न जो आते हैं उसमें कहा गया है दो बिंदु ए तथा बी के स्थिति सदिश क्रमशः। देखिए ए का स्थिति सदिश है और बी का स्थिति सदिश। आपको बहुत बार बताया है कि जो स्थिति सदिश होते हैं वो स्थिर बिंदु के सापेक्ष होते हैं। अगर कोई स्थिर बिंदु नहीं दिया गया तो मतलब स्थिर बिंदु क्या होगा मूल बिंदु। देखिए तो ए का स्थिति सदिश, तो ए का स्थिति सदिश ऐसे ओ ए वेक्टर, बी का स्थिति सदिश 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। कहा गया ए बी रेखा पर, ऐसे देखिए ये कोई ए बी रेखा है, ए बी रेखा पर देखिएगा थोड़ा, देखिए ए बी रेखा पर, ए बी रेखा है, बोला गया रेखा ए बी पर कोई बिंदु P है, ये P है। इस P का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, मतलब OP वेक्टर बताना है। OP वेक्टर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, P का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। कहा गया है जो रेखा AB को 2:3 के अनुपात में बांटता है, 2:3 के अनुपात में बांटता है। तो इसमें हम लोग देखिए विभाजन बिंदु वाला सूत्र लगा सकते हैं। कैसे विभाजन बिंदु लगा सकते नहीं, लगाएंगे विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश। ऐसे आपको बताया गया था कि जैसे ये AB है, AB पर कोई बिंदु P है, AB पर कोई बिंदु P है, ये P क्या करता है AB को
m और n के अनुपात में विभाजित करता है। ये जो सूत्र हमने दूसरे वीडियो में बताया था, हाँ दूसरे वीडियो में बताया था, देखिएगा AB पर कोई बिंदु P है जो AB को m और n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित में प्लस होता है फार्मूले में, अंश में और हर में, बाह्यता विभाजन में क्या होगा माइनस अंश। देखिए P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश ऐसे OP वेक्टर इक्वल टू m इंटू बी का स्थिति सदिश प्लस n इंटू ए का स्थिति सदिश अपान में आएगा m प्लस n दिया। वैसे इसमें देखिए p का स्थिति सदिश कैसे निकालोगे, OP वेक्टर 2 इंटू बी का स्थिति सदिश प्लस 3 इंटू ए का स्थिति सदिश अपान m प्लस n 2 प्लस 3। देखिए ये हो जाएगा OP वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू बी का स्थिति सदिश, ये है देखिए बी का स्थिति सदिश 2i का माइनस 2j का प्लस k का, a का स्थिति सदिश ये 2i का प्लस 3j का माइनस 4k का। अपान में देखिए क्या लेंगे, यहाँ पर देखते m प्लस n तो अपान देखिए, तो अपान में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू बी का स्थिति सदिश 3 इंटू ए का स्थिति सदिश अपान में हो गया 5। OP वेक्टर ये दो का गुणा करा देंगे 4i का माइनस 4j का प्लस 2k का 6i का प्लस 9j का माइनस 12k का अपॉन 5। देखिए OP वेक्टर 4i प्लस 6i 10i माइनस 4j प्लस 9j 5j 12k और 2k, 12k में 2k माइनस तो माइनस का 10k अपॉन 5। देखिए OP वेक्टर 5 कामन कर लेंगे 2i का प्लस j का माइनस 2k का अपान 5 से 5 कैंसिल, तो P का स्थिति सदिश आया 2i का प्लस j का माइनस 2k का, ये आ गया P का स्थिति सदिश। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो पांचवा बताती है, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिएगा पांचवा नंबर एग्जाम देखिए जो पांचवा नंबर है इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैंने कहा था उसको याद रखेंगे। ये फार्मूला बताया गया था इस टाइप से, जैसे हमने बताया, हमने कहा था ये कोई त्रिभुज है ABC, D मध्य बिंदु है, तो AD वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर अपान 2। ये बताया था, प्रूफ भी कराया था, इससे मध्य बिंदु का स्थिति सदिश भी निकाल सकते हैं, बताया था हमने भी कहा था। इसको बहुत ध्यान रखिएगा, इसका काम अब 5वें नंबर क्वेश्चन में इसका काम है। एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन इसी मेथड से बता करके आए। त्रिभुज ABC में D जो है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध भी कराया था इसके पिछले वाले वीडियो में। D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो क्या लिख सकते हैं, AD वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर अपान 2, या 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2AB वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, कागे सिद्ध करो त्रिभुज की शीर्षों से दिष्ट, दिष्ट मतलब दिशा, त्रिभुज की शीर्षों से दिष्ट मतलब जो दिशा होगी त्रिभुज के शीर्षों से होगी, उसकी माध्यिकाओं से निरूपित, मतलब जो दिशा होगी वो शीर्षों से होगी, लेकिन किस तरफ, माध्यिकाओं की तरफ निरूपित सदिशों का योगफल शून्य होता है। देखिएगा इसमें खैर सूत्र नहीं लगेगा, इसके बिना लग जाएगा। चलिए फिर लिख दिया, चलो रिवीजन हो गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको तैयार करना होगा। ये कोई त्रिभुज है। अब इसमें कहा गया त्रिभुज के शीर्षों से माध्यिकाओं, त्रिभुज की शीर्षों से दिष्ट, दिष्ट मतलब दिशा लेनी है कहां से, शीर्षों से लेनी है किसकी तरफ, माध्यिकाओं की तरफ। माध्यिकाओं की तरफ मतलब जैसे एक माध्यिका ये ए बी हो गई, शीर्षों से माध्यिकाओं की तरफ, शीर्ष से माध्यिका की तरफ दिशा लेंगे तो क्या बनेगा, देखो ए डी वेक्टर बनेगा। एक माध्यिका ये हो गई बी ई, तो शीर्ष से माध्यिका की तरफ, शीर्ष से माध्यिका की तरफ दिशा लेंगे तो बनेगा बी ई वेक्टर। और एक ये देखिए सी एफ, इसमें ए बी ये बी ई, शीर्ष से माध्यिका की तरफ दिशा लेंगे तो क्या बनेगा सी एफ वेक्टर। इनसे निरूपित सदिश ये बने और इन सदिशों का योगफल शून्य सिद्ध करना है। इन सदिशों का योगफल, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसमें तो 2009 लिखा, उसके बाद भी आया हुआ है, इसको गौर से देखिएगा। कहा गया त्रिभुज के शीर्षों से दिष्ट, मतलब शीर्षों से दिष्ट मतलब शीर्षों से दिशा लेनी, किसकी तरफ लेनी है, माध्यिकाओं की तरफ। एक माध्यिका ए डी हो गई, एक माध्यिका बी ई हो गई, एक माध्यिका सी एफ हो गई। मतलब जो डायरेक्शन लेनी है, जो यहाँ पर सदिश बनाना है, सदिश कैसे बनाना है, शीर्षों से माध्यिकाओं की तरफ दिशा लेकर के, शीर्षों से माध्यिकाओं की तरफ दिशा लेकर के सदिश बनाना है, फिर उन सदिशों का योगफल निकालना है जो 0 आना चाहिए। तो शीर्षों से इस माध्यिका की तरफ दिशा लेंगे तो ए बी वेक्टर, शीर्ष से इस माध्यिका की तरफ बी ई वेक्टर, शीर्ष से इस माध्यिका की तरफ सी एफ वेक्टर, और उनका योगफल कितना आना चाहिए, 0। देखिए अब एक चीज पहले गौर से सुनिएगा, जैसे ए बी है, बी सी है, सी ए, इनमें कहीं दिशा नहीं दी गई, इनमें कहीं दिशा नहीं दी गई, तो हमने कहा था जिसमें जिस भुजा में दिशा ना हो तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन एक ही तरफ ले सकते हैं। अब जैसे ए से बी की तरफ ले तो फिर ऐसा नहीं कि बी से ए की तरफ ले, एक ही तरफ लेंगे। चलो जैसे इसमें हमने ले लिया, इसमें ले लिया ए बी वेक्टर ऐसे, इसमें बी सी वेक्टर, इसमें सी ए वेक्टर। अब देखिए जरा, मेरी बात को समझना। अब देखो जैसे ए डी बी ई सी एफ, तो पहले हम लोग ए डी का मान निकालें, ए डी वेक्टर को, ए डी वेक्टर का मान हम लोग निकालें। ए डी वेक्टर का मान कैसे निकालें, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। इससे भी लग जाएगा, चलो अब इसी से बता देते हैं, इससे भी लग जाएगा, अगर चाहें तो इससे भी लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन अब इसी तरीके से लगा, चलो दूसरे सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से भी लगा दें, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से लगा दें। देखो तो ए डी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर। देखो ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर, ये किस नियम से लिखा गया, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। ए डी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर, देखो डायरेक्शन बी से सी की तरफ है तो बी से डी की तरफ ही तो होगी। अब देखो ए बी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस जो बी डी वेक्टर है, क्योंकि डी मध्य बिंदु है, डी यहाँ पर क्या है, मध्य बिंदु। क्यों मध्य बिंदु है, क्योंकि ए डी माध्यिका है, किसका मध्य बिंदु है, बी सी का। इसकी जगह लिख सकते हैं 1/2 बी सी वेक्टर, 1/2 बी सी वेक्टर, ये आएगा 1/2 बी सी वेक्टर। कैसे आए, क्योंकि देखिए डी यहाँ पर क्या है, मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है, बी सी का, तो बी डी वेक्टर कितना होगा, बी सी वेक्टर का आधा। अब देखिए, अब बी ई वेक्टर का मान निकालो, बी ई वेक्टर, ये भी कैसे निकाला जाए, इससे भी लग जाता, उससे भी लग जाता, ये कैसे निकालेंगे, ये भी सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से निकाला गया। तो देखिए बी ई वेक्टर, बी ई वेक्टर निकालना तो क्या लिख सकते हो, बी सी वेक्टर प्लस सी ई वेक्टर। देखो बी सी वेक्टर प्लस सी ई वेक्टर, बी सी वेक्टर प्लस सी ई वेक्टर, बी ई वेक्टर बराबर, देखो बी सी प्लस सी ई किस नियम से, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। अब देखो ये बी सी वेक्टर प्लस सी ई, जो सी ई है इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो कैसे लिख सकते हैं, सी ई वेक्टर को, ई क्या है, मध्य बिंदु, तो सी ई वेक्टर को क्या लिख सकते हो, 1/2 सी ए वेक्टर, 1/2 सी ए वेक्टर। देखिए सी ई वेक्टर की जगह लिख सकते हो 1/2 सी ए वेक्टर। इसके बाद सी एफ वेक्टर का मान निकाला है,
ये भी देखो सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से सी एफ वेक्टर। तो सी एफ वेक्टर का मान कैसे निकाला जाए? सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। कैसे निकालेंगे? देखो सी ए वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर, सी ए प्लस ए एफ। देखो डायरेक्शन ए से बी की तरफ है तो ए से एफ की तरफ ही होगी। तो इसको क्या लिख सकते हो? सी ए वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर, तो हो जाएगा सी एफ वेक्टर इक्वल टू सी ए वेक्टर। इसकी जगह लिख सकते हो देखो ए एफ की जगह, क्योंकि एफ मध्य बिंदु है किसका? ए बी का। तो 1/2, क्योंकि एफ मध्य बिंदु क्यों है? क्योंकि सी एफ माध्यिका है। तो ए एफ वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हो? 1/2 ए बी वेक्टर, क्या 1/2 ए बी वेक्टर। अब देखिए इन तीनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए, तो गौर से देखिए कैसे जोड़ेंगे। अब देखिए तीनों समीकरणों को जब जोड़ा जाए तो समीकरण, सॉरी थोड़ा सा, एक मिनट मार्कर सही, तीनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर। हम तो शॉर्टकट में देखो लिख दिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 जोड़ दो। देखो कैसे जोड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ेंगे ए बी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर। देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर। अब राइट हैंड साइड कैसे जोड़ेंगे? देखो राइट हैंड साइड में ये दोनों प्लस ये दोनों प्लस ये दोनों। जैसे जब ये दोनों जोड़ेंगे, देखो जब ए बी और ये हाफ ए बी, क्योंकि ये दोनों प्लस ये दोनों प्लस ये दोनों जुड़ेंगे तो ए बी वेक्टर और हाफ ए बी वेक्टर, इनको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? देखो हो जाएगा 3/2 ए बी वेक्टर, 3/2 ए बी वेक्टर प्लस, अब जैसे देखो ये, क्योंकि ये दोनों प्लस ये दोनों प्लस ये दोनों जुड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब ये 1/2 बी सी वेक्टर और ये बी सी वेक्टर, 1/2 बी सी वेक्टर और ये बी सी वेक्टर जुड़ करके क्या बनाएगा? 3/2 बी सी वेक्टर प्लस, देखिए 1/2 सी ए वेक्टर और ये सी ए वेक्टर, 1/2 सी ए वेक्टर और ये सी ए वेक्टर जुड़ करके क्या बनाएगा? 3/2 सी ए वेक्टर। अब देखो 3/2 कॉमन कर लो, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, ये आए। अब देखिए, अब अगर आप देखना चाहो 3/2, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये जुड़ करके सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से देखा जाए तो बनेगा ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर। देखो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से देखा जाए तो ए सी वेक्टर बनेगा। लेकिन चित्र में देखा जाए तो सी ए वेक्टर है, ये बना तो ए सी वेक्टर, लेकिन चित्र में सी ए वेक्टर है तो इसको भी सी ए बना। देखो तो इसको सी ए वेक्टर कैसे बनाओगे? इसको सी ए वेक्टर बनाओगे तो आगे माइनस लग जाएगा, ऋण सदिश हो जाएगा, प्लस ये सी ए वेक्टर तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी त्रिभुज की भुजाओं से निरूपित सदिशों का योगफल हमेशा 0 होता है यदि दिशाएं चक्रीय क्रम में रखी जाए। हमने क्या बताया? ये चीज देखो, इसका काम पढ़ सकता है आगे, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0। ये त्रिभुज की भुजाओं से इसको लिख लो आप, इसका काम पड़ेगा, आगे पढ़ेगा जब अदिश गुणा और सदिश गुणा पढ़ोगे तो इसको क्या लिख लो? त्रिभुज की भुजाओं से निरूपित सदिशों का योगफल 0 होता है यदि भुजाएं चक्रीय क्रम में रहें। चक्रीय क्रम का मतलब समझते हो? देखो ए से बी, बी से सी, सी से ए, ऐसे चक्र बनना चक्रीय क्रम में ऐसे रहे तो त्रिभुज की भुजाओं से इसका काम पड़ेगा। त्रिभुज की भुजाओं से निरूपित सदिशों का योगफल 0 होता है यदि उनकी दिशा चक्रीय क्रम में रखी जाए, क्रमागत रखी जाए, ऐसे क्रम से ऐसे रखी जाए, चक्रीय क्रम में रखी जाए, इस तरीके से रखी जाए तो त्रिभुज की भुजाओं से निरूपित सदिशों का योगफल 0 होता है, दिशा
चक्रीय क्रम में रखी जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। 6वां 7वां एग्जाम्पल बताते हैं, देखिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। छठवां एक बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत ही सरल है। ये 2 वेरी शॉर्ट के लिए है। इसमें बोला गया है समतल में 4 बिंदु हैं ए बी सी डी। तो 4 बिंदुओं को मिला दोगे तो कोई भी चतुर्भुज बन जाएगा। ये देखो किसी भी समतल में 4 बिंदु हैं ए बी सी डी, ऐसे ये समतल में 4 बिंदु ए बी सी डी हैं। फिर कहा गया है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, सी से डी की तरफ, प्लस डी ए वेक्टर, इनका मान बताना है। देखिए तो ये दोनों जुड़ेंगे तो ए सी वेक्टर बना देंगे, ये बना देंगे ए सी वेक्टर, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर। अब देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ए सी और प्लस सी डी जुड़ जाएंगे, ये सी सी है, ए सी प्लस सी डी जुड़ जाएंगे सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। तो बनाएंगे ए डी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर। अब देखो ए डी में डायरेक्शन ए से डी की तरफ और डी ए में डी से की तरफ, तो इसको भी डी ए बना दो। तो डी ए बनाएंगे तो माइनस डी ए वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो लास्ट नंबर बता दिया जाए जल्दी से। अब देखिए सबसे लास्ट नंबर है 7वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं लंबाई में आधी होती है। एग्जाम्पल नंबर 7। ऐसे एग्जाम्पल आपको बिल्कुल तैयार रखने होंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं लंबाई में आती होती है। मान लो ए बी का मध्य बिंदु ये डी है और ए सी का मध्य बिंदु ये ई है। तो कहा गया है 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा है, ये रेखा 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी हो गई, डीई। अब सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा के समांतर, मतलब हमें सिद्ध करना है कि जो डीई है वो बीसी के समांतर है, और ये भी सिद्ध करना है कि जो डीई है वो बीसी की आधी है। कक्षा 9 की प्रमेय है, लेकिन अब सदिश विधि से सिद्ध करना है कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मतलब एक भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी लिया गया, एक भुजा ए सी का मध्य बिंदु ई लिया गया। तो 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी हो गई, डीई। ये तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आती। तीसरी भुजा कौन सी बची, बीसी। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो डीई है ये बीसी के समांतर भी है और बीसी के आधी भी है। अब आपको बता दें एक चीज बहुत देखिए, अगर कह दिया जाए ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, ये तो बहुत ही जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कह दिया जाए समांतर है तो इनके बीच में क्या संबंध होता है, ए वेक्टर बराबर लेम्डा बी वेक्टर। यही संबंध संरेख के लिए भी होता है, यही संबंध संरेख के लिए भी होता है। अब देखिए यहाँ पर जो लेम्डा है एक अदिश राशि, मेरी बात समझना, अगर 2 वेक्टरों के बीच में ऐसा कोई संबंध दिखाई देते तो समांतर या तो संरेख होंगे। लेम्डा एक अदिश राशि है, लेम्डा का मान प्लस में भी हो सकता है, लेम्डा का मान माइनस में भी हो सकता है, लेम्डा का मान पूर्णांक भी हो सकता है, लेम्डा का मान भिन्न संख्या भी हो सकती है, और ये जरूरी नहीं कि लेम्डा बी की साइड में, लेम्डा ए की तरफ भी हो सकता है। कहीं पर आपको ऐसे मिल जाए ए वेक्टर बराबर मान लो लिखा है -13/17 बी वेक्टर। अब आपसे पूछ लें ए और बी के बीच में क्या संबंध है, तो आप बताओगे ए और बी समांतर है या तो संरेख है, समांतर है या तो फिर संरेख है।
अब एक ही ऑप्शन हो समांतर का तो समांतर होंगे, संरेख का होगा तो संरेख होंगे। तो ध्यान रखिएगा इस टाइप का कोई भी संबंध दिखाता है कि ए और बी कैसे होंगे समांतर, जहाँ लैम्डा कैसी है अदिश राशि, देखो यहाँ पर लैम्डा अदिश राशि है, कोई भी वैल्यू हो सकती है और उसका मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या भी हो सकता है, भिन्नात्मक संख्या भी हो सकता है। लैम्डा जरूरी नहीं कि बी के साइड में, लैम्डा ए की साइड में भी हो सकता है। ये कंडीशन तो कभी भूलना ही नहीं, तो इसको नोट कर लेना। अब देखिए आपको बोला गया सिद्ध करना है कि जो डीबी है वो बीसी के समांतर भी है, लंबाई में आधी भी है। चलिए मान लेते हैं, माना मूल बिंदु ओ के सापेक्ष ए कामा बी कामा सी ये स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है। देखिए हमने आपको बताया था कि जो स्थिति सदिश होता है वो स्थिर बिंदु के सापेक्ष होता है। स्थिर बिंदु कोई भी हो सकता है, मूल बिंदु भी सकता है, अन्य कोई बिंदु, तो मूल बिंदु ही स्थिर बिंदु है यहाँ पर। अब पे देखो कहाँ है, को आप चाहो तो यहाँ कहीं बाहर कहीं भी दर्शा दो, चाहो तो अंदर अंदर दर्शाओगे तो चित्र बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, घना हो जाएगा। तो आप चाहो तो दर्शा दो, ना चाहो तो ना दर्शाओ, हमारे हिसाब से ना भी दर्शाओगे तब भी सही है। अब देखिए ओ मूल बिंदु ओ के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश कैसे लिखा जाएगा, ओ ए वेक्टर है कितना ए वेक्टर, ओ के सापेक्ष बी का स्थिति सदिश ओ बी वेक्टर कितना लिखा जाएगा बी वेक्टर, ओ के सापेक्ष सी का स्थिति सदिश ओ सी वेक्टर कितना लिखा जाएगा सी वेक्टर। अब देखिए ये तो मान लिया गया है। अब जो डी है इसका स्थिति सदिश कितना आएगा, क्योंकि डी यहाँ पर क्या है मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है ए बी का, तो डी का स्थिति सदिश कितना आएगा, देखो डी का स्थिति सदिश ओ बी वेक्टर बराबर। अब डी क्या है, देखिए डी यहाँ पर मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है ए बी का, तो बी का स्थिति सदिश कितना आएगा ए का स्थिति सदिश प्लस बी का स्थिति सदिश बटे 2, तो ए का स्थिति सदिश ये देखिए प्लस बी का स्थिति सदिश और बटे में 2 ये आ गया। अब देखिए ई का स्थिति सदिश कितना आएगा, ई का स्थिति सदिश, ई क्या है मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है ए सी का, ई का स्थिति सदिश कितना आएगा, ई का स्थिति सदिश कितना आएगा ए का स्थिति सदिश प्लस सी का स्थिति सदिश बटे 2। देखिए ए का स्थिति सदिश प्लस सी का स्थिति सदिश बटे 2। अब देखिए क्या निकाला जाए, डीई निकाला जाए, डीई वेक्टर, चलिए डीई वेक्टर निकाला है। देखिए जब स्थिति सदिश पता होता है, आपको 1000 एक बार बताया, 1200 बार बताया, अच्छा हमने बताया किसी भी चीज को मेहनत करिए, सफलता अगर आपको हासिल करनी तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, सफलता के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके लिए आपको डिवीजन भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट भी होना पड़ेगा। अब जैसे डीई वेक्टर निकालना है तो हमने आपको पिछले कई वीडियो में बताया कि जब स्थिति सदिश पता हो, जब स्थिति सदिश पता हो तो कोई वेक्टर कैसे निकालते, कोई सदिश कैसे निकालते हैं, डी वेक्टर कैसे निकालो। देखो पहले लास्ट में ई है तो ई का स्थिति सदिश और फिर माइनस डी का स्थिति सदिश, ई का स्थिति सदिश और माइनस डी का स्थिति सदिश। जब स्थिति सदिश पता हो तो कोई भी वेक्टर कैसे निकालते हैं, जब स्थिति सदिश पता हो तो कोई वेक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे डी है, अब स्थिति सदिश पता है तो कैसे निकालोगे, तो जो लास्ट में ई, पहले ई का स्थिति सदिश माइनस डी का स्थिति सदिश। देखिए तो क्या आएगा यहाँ पर कोई वेक्टर माइनस ओई वेक्टर, ये आए ओई वेक्टर, ई का स्थिति सदिश माइनस डी का, देखिए ई का स्थिति सदिश ये है ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2, डी का स्थिति सदिश ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बाई में 2। देखिए 1/2 कॉमन कर लेंगे, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए से ए कैंसिल, देखिएगा थोड़ा समझिएगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये आया, ये किसकी वैल्यू आ गई डीई वेक्टर की 1/2। अब देखिएगा सी वेक्टर की जगह लिख सकते हैं
ओ सी वेक्टर, सी वेक्टर की जगह ओ सी वेक्टर, और बी वेक्टर की जगह ओ बी वेक्टर, बी वेक्टर की जगह ओ बी वेक्टर। अब देखिए तो डी ई वेक्टर बराबर 1/2, ये पूरा बन जाएगा बी सी वेक्टर। अब ये समझ लो बी सी वेक्टर कैसे बनेगा, देखो समझिए, बी सी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, स्थिति सदिश की जब कंडीशन है तो बी सी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, स्थिति बी सी वेक्टर को, बी सी अलग से समझो, बी सी वेक्टर को अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, सी का स्थिति सदिश ओ सी वेक्टर माइनस बी का स्थिति सदिश ओ बी वेक्टर, यही तो लिखोगे। बी सी वेक्टर को आप क्या लिखोगे, बी सी वेक्टर अगर स्थिति सदिश पता है, अगर स्थिति सदिश पता है तो बी सी वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, देखो बाद में क्या है सी, तो सी का स्थिति सदिश माइनस जो पहले है बी, तो बी का स्थिति सदिश, तो बी सी वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश मींस ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, तो ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर क्या बन जाएगा, बी सी वेक्टर। अब देखिए यहाँ से भी पता चल गई कि जो डी ई है वो बी सी का हाफ है, देखो डी इक्वल टू 1/2 बी सी, एक चीज पता चल रही कि जो डी ई है वो बी सी का हाफ है, और ये कंडीशन भी मैच कर रही है, देखिए ये कंडीशन भी, ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, लेमडा प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्न संख्या भी हो सकता है, बी की साइड में भी हो सकता है, ए की साइड में हो सकता है, तो 1/2 से आधा भी है और 1/2 से, ये कंडीशन भी लग गई ना, ये वाली देखो, ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, लेमडा यहाँ पर कौन हुआ 1/2, लेमडा यहाँ पर कौन हुआ 1/2, लेमडा यहाँ पर कौन हुआ 1/2, लेमडा यहाँ पर कौन है 1/2, तो देखिए 1/2 से आधा भी है, और इस कंडीशन से देखा जाए तो डी ई बी सी के समांतर भी है, तो यहाँ पर लिखोगे आप, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये कंडीशन दिखा देना ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, ये कंडीशन यहाँ लिख देना ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, अतः डी ई बी सी के समांतर भी है एवं आदि भी है, डी ई बी सी के समांतर भी है और आदि भी। देखिए तो इससे अभी वेक्टर अलजेब्रा बचा है, सदिश बीजगणित बची है, सदिश बीजगणित में भी कई सारे अच्छे सवाल बाकी हैं, इसमें बहुत अच्छे बाकी हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे सवाल बाकी हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज में हाँ वो दूसरी एक्सरसाइज में तुमको दूसरी एक्सरसाइज में ही बताएंगे। अच्छा विविध प्रश्नावली तो वो हम पूरी पढ़ते हैं विविध प्रश्नावली में, तो अब आज का वीडियो तो नहीं रखते हैं, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। अब अगर आपको लग रहा हो नहीं तो आपके लिए 100% प्रयास कर रहे हैं, मेहनत करें, चलिए कुछ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं आपको कैसा लग रहा है पढ़कर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।